आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले रुख करेंगे जिला किश्तवाड़ का। किश्तवाड़ में आग की एक हौलनाक वारदात में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा मकान खाकिस्तर हुए हैं। किश्तवाड़ की सब डिवीजन पाडर के दूर इब्तदा इलाके गंदारी के जहाग गांव में आग की शबाना वारदात में करीब 2 दर्जन रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गए। गुज़श्ता शब पेश आई वारदात में लगभग 22 खानदान बेघर हो गए। जराये का कहना है कि आतिशज़दगी की वारदात चहाग गांव में देर रात को पेश आई, जिसने देखती देखती कई मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। मकामी लोगों ने रात भर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक आग ने कई मकान मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर कर दिए थे। फौरी तौर आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका। ताहम बताया जा रहा है कि लोगों ने घरों के अंदर गैस रखी थी और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि गैस से ही आग भड़क उठी। इलाका गंदारी पाडर सब डिवीजन से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा है, जबकि इलाके में सड़क, बिजली, मवासलाती निज़ाम मौजूद नहीं है। उधर जिला तरक्याती कमिश्नर ने गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे अजीशान से बात करते हुए कहा कि खाकिस्तर हुए घरों में करीब 22 खानदान रिहाइश पजीर थे। अगरचे फौरी तौर आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका, ताहम टीमों को जाए वारदात के लिए रवाना कर दिया गया है, जबकि मुतासरीन के लिए रिलीफ और दीगर सामान पहुंचाया जा रहा है। आपको बताते चले ये करीब रात देर गई ये आग लगी है। तकरीबन 12 बजे के करीब ये आग लगी है, जिसके नतीजे में 2 दर्जन के करीब रिहायशी मकान खाकिस्तर हुए हैं, जबकि आज सुबह ही वहां पर पुलिस, फौज और दीगर जो रेस्क्यू टीमें हैं उन्हें भेजा गया है, जबकि रिलीफ का सामान भी जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ की निगरानी में वहां पर भेजा जा रहा है। ये एक बहुत ही दुखद घटना है, जिसमें कि गंदारी छग एरिया में रात को 1 बजे के आसपास आग लगी। इसमें 22 फैमिलीज़ के घर जो हैं वो जल गए हैं और उसमें लकीली किसी भी लाइफ या लाइफ स्टॉक की हानि नहीं हुई है, लॉस नहीं हुआ है। अभी हमारी तहसीलदार और पुलिस की टीम आर्मी के साथ ऑन ग्राउंड है और सभी लोगों को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है। उसके अलावा रेड क्रॉस का जो रिलीफ मटेरियल है वो हम लोगों ने यहाँ से रवाना कर दिया है। साथ साथ जो भी मॉनेटरी असिस्टेंस और बाकी रिलीफ मटेरियल है वो भी हम लोग भेज रहे हैं। सर, कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है और आग लगने की वजह क्या बताई गई?
इसमें आग लगने की वजह अभी तक नहीं सामने आई है, लेकिन जो नंबर ऑफ पीपल जिनको रेस्क्यू किया गया है वो 80 से 85 के बीच में है, जो इन 22 फैमिली के मेंबर्स थे। अफेक्टेड को कहीं रखा जा रहा है सेफर प्लेसेस पे कोई? जी बिल्कुल, उधर जो विलेज के नियर बाय हाउसेज हैं उसमें अभी शेल्टर वो लेके अभी हम लोग उनको रख रहे हैं। अगर इवैक्यूएट कराने की ज़रूरत होगी और उनको नीचे अठोली गुलाबगढ़ में लाने की ज़रूरत होगी वो भी हम लोग करेंगे। सर विंटर जो है वो पीक पे है और उनके घर बनाने की ज़रूरत है, तो क्या इसमें PMAY में या किसी और स्कीम के तहत एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई इनिशिएटिव लिया कि ताकि इनको घर प्रोवाइड किए जाएंगे? जी अभी एज एन इमीडिएट रिलीफ हम लोगों ने इनके लिए वार्म क्लोथिंग और ब्लैंकेट्स भेजे हुए हैं। उसके साथ साथ जिनको भी हाउसेज अभी जले हैं अंडर SDRF हम लोग रिलीफ प्रोवाइड करेंगे फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ देयर हाउसेज। BSF ने फिरोजपुर सेक्टर में असला और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद करने का दावा किया है। BSF का कहना है कि गुज़िश्ता शाम BOP जुगदीश में तैनात BSF की 136 बटालियन के एहलकारों ने सरहद पर जीरो लाइन के करीब तलाशी के दौरान एक बैग बरामद किया, जिसमें 6 खाली मैगजीन समेत 3 AK-47 राइफल, 5 खाली मैगजीन के साथ 3 मिनी AK-47 राइफल, 6 खाली मैगजीन के साथ 3 पिस्तौल और 200 राउंड गोला बारूद बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि तलाशी ऑपरेशन काफी देर तक जारी रही, जबकि BSF को मजीद चौकस रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। कॉरपोरेट उमूर के मरकजी वज़ीर राव इंद्रजीत सिंह ने आज श्रीनगर में SKICC में सरमायाकारों की तालीम, बेदारी और तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। इस मौके पर वज़ीर ने सरमायाकार बेदारी वैन विशाख सारथी को झंडी दिखाकर रवाना किया। आपके बलून को देख सकते हैं, अलग-अलग जो हर एक आम कश्मीर के घर को रोशन करेगी। जोरदार तालियां। इम्प्लीमेंटेशन यूनियन कुछ निवेशक दिए हैं, यहाँ सर्टिफिकेट देकर उनका ऑनर किया जाएगा। हमारी अगली निवेशक दुनिया की इकोनॉमिक हालत जो है वो बहुत ही खराब है। यूक्रेन और रशिया के वॉर से और भी खराब है। जो अल्लाह जाने, अगर ये वॉर चलता रहा तो मुश्किलात सारी दुनिया में बढ़ेगी। कोशिश हम लोगों की भी है सबकी कि ये वॉर ख़त्म हो जाए और हम लोग तरक्की करें। उम्मीद तो हम सब पे है, सबसे बड़ी बात तो उम्मीद है, और उम्मीद हमने छोड़ी नहीं है कि ज़रूर इंशाअल्लाह हम लोग तरक्की करेंगे, लोगों की मुश्किलात दूर होंगी। बेकारी बहुत है, पढ़े लिखे बच्चे बच्चियाँ बेकार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों से बेकारी को कुछ ख़त्म करने की रास्ता मिलेगा। और आगे आगे देखिए, अभी बहुत काम करना है, अभी तो शुरुआत है, काम करना है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का फंक्शन हो रहा है और हम जगह जगह एक व्हीकल को भेजेंगे जिसके माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया जाएगा कि बेस्ट बैंकिंग प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, आपको बैंक अकाउंट क्यों खोलने चाहिए, और जो भारत सरकार की जो जितनी भी सुविधा देने वाली स्कीम्स हैं उसका लाभ किस तौर के ऊपर आप उठा सकते हैं। तो उसके लिए आज शुरुआत हो रही है। सारे मुल्क के अंदर कोई 50 एक जगह के ऊपर ये स्कीम्स लागू आज के दिन से हो रही है, लेकिन शुरुआत आज यहाँ श्रीनगर से जम्मू कश्मीर से हो रही है। सर, बेरोजगारी की शरह बढ़ रही है, तो आप समझते हैं इस तरह की चीज़ों से बेरोजगारी की शरह में कमी? जैसे यहाँ पर निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए लोग बाहर से आएंगे, रोजगार ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे यहाँ पर माली हालत बेहतरीन होती है तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और वो जब भी होगा जब यहाँ पर एक तो इंडस्ट्री लगे और टूरिज्म एक बार दोबारा से खुलेगा।
सर बाहर से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, लेकिन जो लोकल यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं, क्या उन्हें भी स्पेस मिलेगी? उन्हीं को ही ज़्यादातर तो उनको ही प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं कि यहाँ के जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वही वैली के अंदर इन्वेस्ट करें, ताकि यहाँ के बच्चों को रोजगार। सर एक क्वेश्चन इस ताल्लुक से है कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, उससे होता क्या है कि आर्टिजन को कभी फ़ायदा नहीं मिला, वो कभी अपने ऑनलाइन पे जा नहीं सके क्योंकि अब बिजनेस ऑनलाइन हो गया है, डिजिटल हो गया है। क्या उनके लिए ये प्रोग्राम्स उनको उनके हेल्प के लिए आएंगे? क्योंकि स्कीमें तो हैं लेकिन उस शख्स तक नहीं पहुंच रही है जो आर्टिजन भी है और जिसको फ़ायदा चाहिए होता है। उस स्कीम को आर्टिजन तक और आम आदमी तक पहुंचाने के लिए ही ये शुरुआत करी जा रही है और ये गाड़ियां हम यहाँ पर कोई 50-60 दिन तक चलाएंगे ताकि केवल शहर के अंदर ही नहीं देहात के अंदर भी जानकारी लोगों को मिले और मदद करने के लिए हमारी कोऑपरेटिव अफेयर्स की मिनिस्टर और मिनिस्ट्री पूरा काम करेगी। काफ़ी दिनों से बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की बातें कर रहे हैं हम, अभी तक आई नहीं, ज़मीन पे दिख नहीं रही। देखिए पिछले 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर कोविड आया था और लोगों को डर लगने लग गया था, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी लोगों का रोकथाम हो गया था। लेकिन जैसे ही अब माहौल बेहतरीन हुआ है और जैसा कि आने के उपरांत मुझे मालूम चल रहा है अमन चैन यहाँ पर फिर से आने लगा है, तो मैं समझता हूँ कि पूरी गुंजाइश है यहाँ पर लोग इन्वेस्ट करें। इको फ्रेजाइल जोन है, क्या हम सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं यहाँ कि हम उसी राह पे हैं जिस राह पे एक ज़माने में चले थे? क्योंकि ये बहुत इको फ्रेजाइल जोन है, यहाँ पे बात करते हैं ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की जो यहाँ के एनवायरनमेंट को भी। जिला पूंछ की तहसील मंडी के सरहदी इलाका साउंजिया के गली मैदान में सरकार की जानिब से साल 2005 में एक डाक बंगलों की इमारत तामीर की गई थी, जिसको महकमा देही तरक्की के जरिए तमाम लोगों को बिलखुसूस सैलानियों की मुश्किलात को देखते हुए साउंजिया में मॉडल विलेज के तहत इमारत का काम लिया गया है। इमारत का काम मुकम्मल होते ही अचानक महकमा जंगलात की जानिब से इसको बंद करवा दिया गया है और आज तक इमारत जूं की तूं पड़ी हुई है। इस हवाले से लोगों ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि लाखों रुपए की लागत और सरकारी खजानों से रकम खर्च करके डाक बंगला तामीर हुआ, लेकिन अब आवाम को इसका कोई फायदा नहीं है। उनका कहना था कि अप्रैल 2005 में जब इमारत पर काम शुरू हुआ तो लोगों में खुशी की लहर थी कि इस इमारत की तामीर से यहाँ पर आने वाले सैलानियों और आम लोगों को राहत मिलेगी और यहाँ चंद नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, मगर अफसोस है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अब जिला इंतजामिया के साथ साथ LG इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। ये 2005 में मॉडल विलेज में ये बिल्डिंग बन रही थी, ये डबल स्टोरी बिल्डिंग थी, लेकिन जब हमने ये पूरा सिंगल स्टोरी बनाकर पैसा सारा खर्चा कर दिया ठेकेदारों ने, तो अचानक जंगलात वाले आकर उन्होंने इसको बंद कर दिया। वो देखो सिमटेड जो भूतियाँ लगी हुई है जंगलात का भूतियों के पीछे है, लेकिन फिर भी जंगलात का इतना प्रेशर है यहाँ पर, ये बिल्डिंग है बहुत पैसा इसका खर्चा, कम से कम 2005 के अंदर इस पे 60 लाख रुपया खर्चा किया गया है। जहां साहब उस टाइम MLA होते थे उन्होंने रखा था ये मॉडल विलेज। हमारी ये अपील रहेगी अगर यहाँ पर इंतजाम को नहीं ये सेटलमेंट होता, हमें कहीं ऐसी जगह दे जहाँ डाक बंगला बने, जहाँ लोग वहाँ पर रह सकते हैं, बाहर से लोग आते हैं, तो इतनी खूबसूरत जगह यहाँ पर है। देखो नारियाँ से ज़्यादा ये खूबसूरत है। मुझे लग रहा है अगर इसको डेवलपमेंट किया जाए, हमारी इंतजामिया करें, तो मुझे लगता है कि यहाँ भी एक गुलमर्ग बन सकती है। लाखों रुपया इस पे खर्चा किया है, लेकिन आज तो इस बिल्डिंग की कोई मतलब वैल्यू भी नहीं है। हमें ये समझ नहीं आ रहा है, अगर गवर्नमेंट खजाने से पैसा निकलता है, करोड़ों हिसाब से पैसा निकलता है, फिर इन चीज़ों को मतलब मद्देनजर रख के इनके ऊपर स्टे किया जाता है। या तो गवर्नमेंट इसके लिए पहले सोचना चाहिए कि भाई अगर यहाँ पे नहीं बनाना, फिर किस लिए गवर्नमेंट का लॉस कर रहा है, लाखों रुपए किस लिए खर्चा करना। फिर जंगलात को उसी टाइम मतलब इस पे स्टे करना था कि भाई यहाँ ग्रांड लैंड है, ये जंगलात का है, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। वरना जब बिल्डिंग पूरी तैयार होगी तो उसके बाद में गवर्नमेंट ने इतना लॉस किया, करोड़ों रुपया लाखों रुपया खर्चा करके उसके बाद स्टे करवाया था। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब अगर इसको जल्द अज जल्द मतलब तामीर किया जाए, उस जंगलात से बात करके, तो यहाँ पे क्योंकि ये खूबसूरत जगह, यहाँ हर एक दूर दराज की टूरिज्म लोग आते हैं, दूर दराज के लोग आते हैं देखने के लिए, उनको यहाँ रुकने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है, सिर छिपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है।
शुमाली कश्मीर की खानूरा बारामूला में आज सैयद मोहम्मद जांबाज वली रहमतुल्लाह अलैह का 604वां उर्स मुबारक मनाया गया और इस सिलसिले में रात भर उनके आस्थान आलिया में शब-ए-ख़ानी, दुरूद व अज़कार और खतमातुल मौज़ूमात की महफिल आरास्ता हुई, जिसमें दूर दराज इलाकों से आए हुए अकीदतमंदों ने शिरकत की। जबकि आज सुबह नमाज फजर के बाद उनके तबरुकात की भी निशानदी की गई, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिनमें मर्द और ख़वातीन के साथ साथ बच्चे भी शामिल थे। जबकि आज ज़ोहर, असर और मगरिब नमाज के बाद भी तबरुकात की निशानदी की जाएगी। इस मौके पर जम्मू कश्मीर की अमन और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं और इससे पहले हम आपके भी शुक्रगुजार हैं और उनके भी शुक्रगुजार हैं जो इस ठंड में भी यहाँ पर इस उर्स मुबारक में यहाँ पर आए और यहाँ पर तबरुकात की जो निशानदेही कराई गई और इससे वो फैज़याब हो गए। और अल्लाह का करम है, इस ठंड के बावजूद भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे। तकरीबन अगर हम तखमीनन हम इसकी तादाद करेंगे तकरीबन 5-6 हज़ार के आसपास करीब इस वक्त लोग यहाँ पर आए थे, जिसमें मर्द और जन और बच्चे भी थे, शामिल थे। और जो यहाँ पर तबरुकात की निशानदेही कराई गई, जिसमें शान शरीफ और कुलाए शरीफ हैं, और इससे हम हमा वक्त फैज़याब होते हैं। और इसी तरह इसी अकीदत को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो लोग आए थे इससे फैज़याब हासिल होने के लिए, और लोग जो हैं यहाँ पर इससे फैज़याब हो चुके हैं। कहाँ से यहाँ पे लोग आते हैं? जो यहाँ पे लोग आए, क्या उनके लिए यहाँ पे इंतज़ामात पहले से ही किए गए? बहरहाल जो यहाँ पर रिवायती तौर इंतज़ामात होते हैं वक्फ बोर्ड की तरफ से या यहाँ के लोकल औकाफ इस्लामिया की तरफ से, या जो यहाँ पर जामाज एकेडमी है या इदारे तहक़ीक़ात या जो जितने भी यहाँ पर इकाइयाँ हैं, तो ये अपने अपने हिसाब से सारे लोग यहाँ पर तैयारी करते हैं पहले से। और वक्फ बोर्ड ने भी जो हस्ब रिवायत यहाँ पर तैयारी होती थी वो पहले से ही मतलब वो इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके थे। क्या दुआ मांगी गई इस उर्स मुबारक? खुसूसी दुआ तो यह है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम वक्त ये दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हर इंसान को, इंसानियत को खुशहाल रखे और अमन अमान में रखे। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अपना नाम बताइए और इस उर्स मुबारक। हरियाणा के सूरज कुंड में होने वाली रियासतों के वज़राए दाखिला के 2 रोज़ा चिंतन शिविर में आज वज़ीर आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। कॉन्फ्रेंस में रियासतों के वज़राए आला और मरकज़ के ज़रिए इंतज़ाम इलाकों के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स मौजूद हैं। चिंतन शिविर में रियासतों के दाखिला सेक्रेटरी, पुलिस के डायरेक्टर जनरल और मरकज़ी मुसल्लह पुलिस फोर्सेज और पुलिस तंजीमों के डायरेक्टर जनरल भी मौजूद हैं। चिंतन शिविर का मकसद विजन 2047 और पंच प्राण के निफाज के लिए एक लाहे अमल तैयार करना है, जिसका ऐलान इस साल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की यौम आज़ादी की तकरीब में किया गया था। उसी से डरी हुई सोसाइटी, उसी से ड्राइव होने वाली सोसाइटी, इसके बीच में एक बहुत बड़ी शक्ति हमें खड़ी करनी होगी, टेक्नोलॉजिकल शक्ति खड़ी करनी होगी। साथियों, सिविल डिफेंस की आवश्यकता है। और जैसे अभी अमित भाई बता रहे थे, भाई कुछ चीजें हैं जिस पर हमारा ध्यान अभी हट रहा है। अमित भाई ने सही चीजों को पकड़ा है। आप लोग भी चिंतित, ये जो अनेक दशकों से चली हुई चीजें हैं, इसका बहुत उपयोग है। स्कूल कॉलेज में भी इसको हमने सिविल डिफेंस से विषय हो, प्राइमरी हेल्थ वाले विषय हो, ये जो चीजें होती हैं जो पहले भी करते थे हम लोग, फायर फाइटिंग की व्यवस्था पहले भी करते थे, इसको हमने सहज स्वभाव बनाना चाहिए। और मैंने तो कहा है, हर नगर पालिका, महानगर पालिका में सप्ताह में एक दिन किसी स्कूल में जाकर के फायर फाइटिंग के क्षेत्र के लोग और पुलिस ने जाकर के ड्रिल करनी चाहिए। तो स्कूल के बच्चे देखेंगे तो उनका भी एजुकेशन हो जाएगा, जो सिस्टम है वो भी उनकी ड्रिल और प्रैक्टिस होती जाएगी। अगले हफ्ते दूसरी स्कूल, फिर एक स्कूल का 10 साल में एक बार बारी आएगी बड़े शहर में तो। लेकिन हर पीढ़ी को पता चलेगा भाई सिविल डिफेंस के संबंध में, फायर फाइटिंग के संबंध में ये सारी ड्रिल नागरिकों को करनी होती है। आपको भी एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी जी, ये सहज रूप से करने वाला काम है। साथियों, बीते वर्षों में आतंक के ग्राउंड नेटवर्क को ध्वस्त करने की में सभी सरकारों ने बहुत जिम्मेवारी के साथ उसकी गंभीरता को समझ करके कुछ न कुछ करने का प्रयास किया है। कहीं पर शायद सफलता पहले मिली हो, कहीं देर से मिली हो, लेकिन हर एक को इसकी गंभीरता में आज समझाना पड़े ऐसा नहीं है।
अब हमें ताकत को जोड़ करके इसको हैंडल करना है जी। इसी प्रकार नक्सलवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा जी। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद है। हमें इन सब का काट निकालना पड़ेगा जी। हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित करने के लिए ऐसी बचकाना बातें कर करके चल पड़ते हैं लोग, और इतना नुकसान देश। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की क़यादत का खैर मकदम करते हुए कहा कि पीएम मोदी एक मुहिब वतन है और अपनी कौम के मफाद में आज़ाद खारिजा पॉलिसी चलाने की अहलियत रखते हैं। एक प्रोग्राम के दौरान पुतिन ने कहा कि हिंदुस्तान ने बरतानी कॉलोनी से लेकर जदीद रियासत तक अपनी तरक्की में ज़बरदस्त तरक्की की है। पीएम मोदी की क़यादत में बहुत कुछ हुआ है। उनका मेक इन इंडिया का नजरिया माशी और इखलाकियात दोनों लिहाज से अहमियत रखता है। India has made a tremendous progress in its development from being a British colony to its modern state. Almost 1.5 billion people, tangible development results that gives reasons to everyone's respect and admiration for India. A lot has been done in the past years under the leadership of Prime Minister Modi. Naturally, he's a patriot of his country. And his idea of make in India, it matters, both in economic-wise and in the ethic. So India has made tremendous steps forward in development, and the future belongs to India. It can be proud of the fact that it's the largest democracy in the world. It can also be proud of its development momentum. This is a very important foundation that India is building on. We have a special relationship with India. It is being underpinned by a very close ally relationship over many decades. We've never had any difficult issues. We've always supported each other. And that is happening right now, and I'm sure this will be the case in the future as well. Right now, economic cooperation is increasing. Prime Minister Modi has asked me to, well, just to give you an example, we have increased trade volumes. As an example, Prime Minister Modi has asked me to increase supply of fertilizers, and that is very important for Indian agriculture, and we've done that. Do you know how much we've increased the volume? 7.6 times. That's पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऐलान के मुताबिक लाहौर के लिबर्टी चौक से आज लॉन्ग मार्च का काफिला रवाना हो रहा है। लिबर्टी चौक में पिछले 2 रोज से तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ मकामी तंजीमों की जानिब से 1 दर्जन के करीब कैंप लगाए गए हैं। तहरीक इंसाफ के मुताबिक एक लॉन्ग मार्च लाहौर के लिबर्टी चौक से शुरू होगा और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। लॉन्ग मार्च के लिए कंटेनर पहले ही लिबर्टी चौक में पहुंचाया जा चुका है। ये वही कंटेनर है जिस पर इमरान खान ने साल 2014 में इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया था और इसके बाद डी चौक पहुंचकर धरना दिया था। गुज़िश्ता शब लिबर्टी चौक में तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद इकट्ठी हुई। ये कारकुन मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी करते रहे। लिबर्टी चौक पहुंचने वाले कारकुनान का कहना है कि वो हर सूरत में इस लॉन्ग मार्च के साथ साथ इस्लामाबाद तक जाएंगे। इस इलाके से मुंतखब सूबा असम्बली के रुकन मराद रास खुद लिबर्टी चौक में मौजूद हैं। वो लिबर्टी चौक से शुरू होने वाले इस लॉन्ग मार्च के इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं। ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का दूसरा लॉन्ग मार्च होगा जिसकी क़यादत वो खुद करते हुए पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर से रवाना होंगे। इससे पहले उन्होंने अगस्त 2014 में लाहौर से ही एक मार्च का आगाज किया था जो इस्लामाबाद पहुंचने के बाद धरने में तब्दील हो गया था। ये वो धरना 126 दिन जारी रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के मुताबिक ये लॉन्ग मार्च लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचकर खत्म होगा या नहीं, इस बात पर मुनहसिर है हुकूमत क्या सलूक करती है।
अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क ने ट्विटर का कंट्रोल संभाल लिया है और सोशल मीडिया के इस बड़े प्लेटफॉर्म को 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदने का वादा मुकम्मल कर लिया है। एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद ही भारतीय नजाद सीईओ पराग अग्रवाल को बरतरफ कर दिया। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेड सैगल ने कंपनी के सैन फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर को छोड़ दिया है। पराग अग्रवाल ने गुज़िश्ता साल नवंबर में ओहदा संभाला था। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और सीएफओ नेड सहगल को एलन मस्क के मालिक बनने के बाद ही कंपनी से बरतरफ कर दिया गया है। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।